गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गूगल से मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। गूगल पे आप क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करें ये देखिए BSER कर दिया आपने, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इस पर आप क्लिक करें। खुल गया आपका। तो देखिए मॉडल पेपर 2025 लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये 2025 का आपने कर दिया। अभी ये देखिए सेकेंडरी और ये सब लिखे हैं, तो आपका क्या है, आप कला वर्ग में सीनियर सेकेंडरी में आते हैं। आपको दिख रहा है ये हिंदी में लिखा हुआ, ये आपने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका ये कृषि विज्ञान का मॉडल आपका क्या है, ठीक है, ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमें तो कला सीनियर सेकेंडरी के कला वर्ग मॉडल प्रश्न पत्र पे जाना है। तो यहाँ सभी विषय के मिल जाते हैं आपको, आप अपने विषय का ढूंढेंगे। ये ऐसे खुल जाएगा। ये देखिए ये ऐसे खुल गए। ये 25 का, ये अनिवार्य हिंदी का है। तो आप और विषय के ले सकते हैं, पर मैं आपको संगीत के बारे में बताने आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि संगीत वाला आपका पेपर कहाँ है, जो इस बार का मॉडल पेपर बना है। आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे इंग्लिश का, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके प्रश्न कितने आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे, कितने रिक्त स्थान वाले आएंगे। इसीलिए मॉडल पेपर आपको दिए जाते हैं और आप आगे के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ऐसे स्क्रॉल कर करके म्यूज़िक वाले पेपर पे लेके आती। ये देखिए ये आपका पार्ट देखिए यहाँ पे लिखिए प्रश्न पत्र 24-25, ठीक है। तो ये एक पैटर्न, एक मॉडल पेपर दे रखा है, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि आपका प्रश्न ना पेपर कैसा आएगा। और उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6, रिक्त स्थान कितने आएंगे, 6, और 5 आपके आ जाएंगे 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस। तो ये जो 6 3 नंबर के, तो ये आ जाएंगे, और 5 नंबर की आ जाएंगे आपके पास। तो 8 नंबर का आपका ये पोर्शन है, जिसमें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना है, पॉइंट टू पॉइंट। तो इसीलिए आपको एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए प्रश्न पेपर ऐसे ही आपको दे रखा है, जैसे राग ये आपको ना स्क्रॉल करते जाइए, आप पेपर सॉल्व करके देखेंगे अपन लोग ना। मैं आपको बताती जाती हूँ, आप आंसर अपनी बुक्स में ढूंढते जाइए। राग सूचक स्वर समुदाय क्या कहलाता है, पकड़, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी बुक में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कर लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। ऐसे आप मॉडल पेपर से अपने पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। दक्षिण संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है, तो देखिए मुखारी दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन में, है ना। मुखारी पद्धति वाले चैप्टर में जाके आप देख लीजिए। केसर भाई केलकर किस घराने से संबंधित है, तो ये जयपुर घराने से संबंधित है। फ़ोटोज़ भी है उनकी, आप देखें पिक्चर इसमें। तानपुरे के प्रथम तार को मंद सप्तक के किस स्वर में मिलाते हैं, तो ये देखिए षड्ज में मिलाते हैं। ये आपको आंसर सुना है। झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 10 होती हैं। एक ताल के समान मात्रा वाले विभाग वाली ताल कौन सी होती है, एक ताल में कितनी मात्रा होती है, 12 मात्रा वाली और कौन सी ताल होती है, चौताल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौताल। 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, सप्तक। और स्थायी आरोही और अवरोही, इन तीनों वर्णों के मिश्रण से जो वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, संचारी वर्ण। पंजाबी ताल में प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। धमार ताल में 14 मात्रा व कितने विभाग होते हैं, पहले में 5, फिर 2, फिर 3, 4 विभाग होते हैं, ठीक है। तो ये 4 मात्रा, वो तालों वाला लेसन खोलोगे मिल जाएगा आपको। और राग मालकोस भैरवी थाट से माना गया है। चौताल में कितनी मात्रा होती है, 12। जयपुर घराने की 2 विशेषताएं आप घराने वाले चैप्टर से लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं अगर आप मॉडल पेपर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप इसमें से मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ, आप लिख लीजिए। तानपुरे के दूसरे व तीसरे तार किस स्वर में मिलते हैं, किराना घराने के 2 कलाकारों के नाम बताएं। सारे प्रश्नों के अनुसार हम आपको देखिए दो विशेषताएं पूछिए आपसे। जयपुर घराने की 2 विशेषताएं, आप 2 विशेषताएं, खुली आवाज़ में गायन, आवाज़ बनाने की अपनी स्वतंत्र शैली, 2 हो गई। फिर तानपुरे के दूसरे तीसरे तार को किस स्वर में मिलाते हैं, इसका
ये देखो तानपुरे के, देखो प्रथम तार को मंद सप्तक के पंचम में मिलाते हैं तथा रागों के जिसमें वर्जित होता है वहाँ प से मिलाते हैं। अब मैं तो दूसरे तीसरे तार को, तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को किस में मिलाते हैं? मध्य सप्तक के सामने। तो आप क्या लिखोगे? मध्य सप्तक के सामने। तानपुरे के दूसरे तीसरे तार को किस में मिलाते हैं? मध्य सप्तक के सामने। फिर इसमें पूछा था किराना घराने के 2 कलाकारों के नाम, तो मैंने आपको बोला था कलाकारों के नाम या नीचे दे रखे हैं तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ये अब्दुल करीम खां और भीमसेन जोशी, कोई से भी 2 आप लिख दीजिए। इसके बाद हमारे दूसरे प्रश्न है, राग भोपाली का वादी संवादी क्या होता है? ग और पा क्या होता है वादी संवादी, वो आप लिख लीजिएगा बुक में से। राग भैरवी में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? रे गा धा नी कोमल लगते हैं। उस्ताद अलअद्दीन गायकी की विशेषताएं लिखिए। आपको मैं लिखवा रही हूँ, प्रश्न लिख लीजिए, फिर उस चैप्टर में से जाके उसके आंसर पर पहले ग्राम को परिभाषित कीजिए। नाट्यशास्त्र के 29वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया ये बताइए। मीराबाई किस राग की रचना की थी? ये रागों के समय सिद्धांत का आधार शास्त्रकारों ने किसे बताया? मनोवैज्ञानिक आधार माना है। आलाप को परिभाषित कीजिए, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर खंड 6 में आ जाएंगे हम। राग विंध्याचली सारंग का परिचय, आपको सारे रागों के याद होने चाहिए, आरोह अवरोह पकड़ समेत। पाठ्यक्रम में से अपनी पसंद की राग के किसी भी एक गीत का सरगम गीत लिखिए। ताल 3 ताल का परिचय व ठा दुगुन लिखिए। श्रीमल्लेश ग्रंथ की विषय वस्तु को समझाइए, मतलब क्या है इसमें बताया गया है उस बुक के बारे में लिखें। राग का समय सिद्धांत, तो आप देखिए जैसे राग का समय सिद्धांत ये 2024 में आ गया, मॉडल पेपर में दिखा है, तो शायद इस बार कुछ नई चीज़ें हैं। अपन देखते हैं 23 का भी अपन देखेंगे। तो इस पेपर को दिखाने का था कि आपको कैसे करना है। तो ये तो मैंने आपको मॉडल पेपर एक करके बताया। अब मैं आपको एक इसमें, और ये आपने 108, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आते हैं छोटे छोटे आपके, आप इतने सारे पन्ने खोलोगे 305 उसकी फ़ाइल है। तो अब मैं इसको वापस एक बार कर रही हूँ, खोल के आपको बताती हूँ। पर इसमें अपन ना 2023 का और 24 का पेपर तो मैंने आपको दिखा दिया है। अपन 23 का पेपर देखने की कोशिश करते हैं इसमें, ओल्ड पेपर में जाकर। ये देखिए ओल्ड पेपर्स लिखा है यहाँ पर, अपन ओल्ड पेपर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ओल्ड पेपर मैंने क्लिक किया। ये खुल गया ओल्ड पेपर, और ये मैं 23 का पेपर देखना चाहती हूँ। ये तो बुक्स दे रखी है, बुक्स तो मुझे नहीं देखनी, मुझे ओल्ड पेपर देखना है 23 का। 24 का मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, मैं सोच रही हूँ 23 का भी आपको दिखा दूँ, जिससे अपन थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कौन सी चीज़ें ना 24 में आई थी, कौन सी 23 में आई है, कौन सी 22 में है। तो अपन कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से लेंदी वाले निकालने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चंस ओल्ड पेपर सॉल्व करने से अपन को क्वेश्चन पेपर थोड़ा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि किस तरह का से अपन को पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें म्यूज़िक का मैं ढूंढ रही हूँ। ये देखिए म्यूज़िक वोकल आ गया है यहाँ पर। तो ये रहा पेपर आ गया है 2023 का। अब मैं इसको एक बार आपको स्क्रॉल करके प्रश्न पढ़ा देती हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें ना सॉल्यूशन भी बना दूँगी। पर अभी आप प्रश्न देख लेते हैं अपन लोग कि क्या क्या आए थे पिछली बार ना, मतलब 2023 में। 24 का तो मैंने बना दिया आपका वीडियो। देखिए पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये 2023 का पेपर कर रहे हैं, 24 का अपन कर चुके हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी मेरे पास थी, आप पहले वीडियो देख लें। ये तो 22 का है, 24 का अपन सोल्यूशन कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या कॉमन प्रश्न आए हैं तो एक बार अपन देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्षेत्र अपन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलंकार सीखने के प्रयोजन नहीं है? स्वर ज्ञान, भावयुक्त गायन और गले की तैयारी। तो हम सबको पता है, देखिए ये शब्द क्या लिखा है? नहीं है, तो नहीं मतलब नेगेटिव में आंसर देना है। तो स्वर ज्ञान तो अपन अलंकार से सीखते ही हैं, भावयुक्त गायकी सीखते हैं, गले अपना तैयार होता है। बेसुरा गायन थोड़ी सीखते हैं अलंकार से, तो हमारा नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? बेसुरा गायन। ओके, इसका आंसर होगा द। स्वरों का कंपन जो सुनने वाले के मन को सुखदायी हो क्या कहलाता है? स्वरों का कंपन
कंपन गमक से रिलेटेड है, तो जब भी स्वरों में कंपन होता है तो उसका आंसर रहेगा गमक। ठीक है। गीत के शब्द विस्तार द्वारा आलाप करना क्या कहलाता है? नोम तोम का आलाप या बोलबाट का आलाप। देखिए ये सब आकार, मतलब आकार में गाते हैं, खटका। तो ये गीत के शब्द जब होता है, शब्द आ जाते हैं ना के द्वारा आलाप करना, तो इसमें आएगा क्या? बोल आलाप। बोल लिखे ना, इसका आंसर होगा बोल आलाप। ठीक है। और दक्षिणी संगीत पद्धति के शुद्ध स्वर शब्द को क्या कहते हैं? कनकांगी, मुखारी, दोनों में से दोनों ही इसके नाम पर्यायवाची हैं। ये लिखा हो तो भी सही है, ये लिखा हो तो भी सही है। समय सिद्धांत के अनुसार मध्याह्न 12 बजे से और मतलब दिन, मध्याह्न मतलब दिन, और रात्रि के 12 बजे तक जो राग भाग गाया जाता है, अभी मैंने आपको बुक में पढ़ाया था पिछले पेपर में, तो वो क्या कहलाता है? पूर्व भाग। और तानपुरे में सूत व धागे का प्रयोग क्या कहलाता है? जवारी। आप तानपुरे वाले चैप्टर में इसको देख लीजिएगा। राग डैश का थाट बिलावल, वादी गांधार और जाति ओड समूह। कौन सी ऐसी राग है जिसका नाम थाट तो बिलावल लगता है और वादी स्वर इस गंधार है और जाति ओड संपूर्ण है। मतलब आरोह में 2 स्वर वर्जित है पर अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। तो यह आप राग परिचय वाले अपने से अपने देखिए कौन सा चैप्टर में आता है ये वाला। देखिए इसका आंसर मस्ट बी, लेकिन इसका आंसर बिहाग होगा। इसलिए आपको बुक दिखाती हूँ कि जिससे आपको पता चले बुक से बाहर कुछ नहीं है, आप बुक को ध्यान से पढ़ें। देखिए बिहाग का थाट कौन सा है? बिलावल थाट है। आरोह में रेदा 2 स्वर वर्जित हो गए। ठीक है। और जाति क्या है? ओड संपूर्ण। वादी स्वर क्या है? गंधार। यही तीनों लाइनें चीज़ें लिखी थी, तो यहाँ लिखोगे आप राग बिहाग का थाट बिलावल, वादी स्वर गंधार, जाति क्या है? ओड संपूर्ण। इसलिए परिचय अच्छे से याद करें। ये ताल कौन सी है? धमार ताल है। देखिए 14 मात्रा की एक ही ताल हमारे कोर्स में है, उसका नाम है धमार ताल। धमार में 14 मात्रा, 4 विभाग और 1 6 से 11 45। तो 14 मात्रा देखते ही आप आंसर धमार लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही ताल है जिसमें ये ले रखा है। 14 मात्रा की हमारी एक ही ताल है धमार, तो डायरेक्ट आप धमार लिख सकते हैं मात्रा से ही। राग डैश की पकड़ नीसा रे मा रे प म रे नीसा। ठीक है। तो ये कौन सी इसकी है पकड़ आपकी? तो ये वृंदावनी सारंग की पकड़ है। ये देखिए आपकी बुक में ही लिखा है, देखिए बिल्कुल आराम से नीसा रे म रे प रे। हर राग का आपको परिचय और आरोह पकड़ रटे होने चाहिए। कुमार गंधर्व द्वारा लिखित बुक का नाम बताएं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 41 पे और ये देखिए कुमार गंधर्व जी की जीवनी है। ये देखिए रागों को रागे हैं, उसके नीचे ये लाइन लिखी है कुमार उनकी रचनाओं का संकलन उनके ग्रंथ अनूप राग विलास। तो इसका आंसर आएगा अनूप राग विलास में प्रकाशित हुआ है। तो इस कुमार गंधर्व द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अनूप राग विलास। तो देखिए एक एक लाइन से प्रश्न है, वही बुक है, उसमें एक एक रोज़ हर चीज़ नहीं मिल रही है हमको पढ़ने के लिए, तो आप ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे तो अपना माइंड एक ही लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। षड्ज ग्राम के प्रत्येक स्वर हेतु श्रुति विभाजन किस प्रकार किया गया है? स्पष्ट करो। तो वही अपना 4 3 2 4 4 3 2 वाला करेंगे। आलाप के 4 भागों के नाम लिखिए। देखिए पेज नंबर 5 पे आ जाइए। 4 भाग आलाप के पूछ रहे हैं। तो ये देखिए आलाप को 4 भाग दिए गए हैं यहाँ पर। स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। तो ये चारों के नाम लिखने। स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। ये वर्ण अलग चीज़ है, वर्ण को उससे मिक्स मत करिए। उसमें भी था स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। अब इसके 2 नाम कॉमन हैं, स्थाई और संचारी। पर ये क्या है? आलाप के 4 भाग कौन से? स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। ठीक है। तो हमें इसका आंसर यही याद करना है, ये लिखा है आपकी बुक में। अब इसके बाद क्या है? गमक के कितने भेद वर्णित किए गए हैं? गमक के 15 भेद होते हैं। अलादिया घराने का नाम लिखिए। जयपुर घराने के नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपके हैं भरत। तान के किन्हीं 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो तान की सपाट तान, ये लिखे होते हैं सब बुक में। मैं आपको दिखा देती हूँ प्रश्न, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और मैं आंसर आपको बुक में इनके दिखा देती हूँ। ये देखिए
ये लिखा है, ये गमक वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, आपका ये प्रश्न का आंसर हो गया। और ये अलादिया खां किसके अंदर आ रहे हैं, ये जयपुर लिखा है, अलादिया खां साहब जयपुर घराने के। ठीक है, और नाट्यशास्त्र के लेखक भरत है, ये आप बुक में देख ही लीजिएगा। तान के किन्हीं 3 प्रकारों के नाम पूछा है आपसे, ये हैं इसमें लिखे हैं, यहाँ से लिखा है शुद्ध तान, सपाट तान, कूट तान, छूट की तान, खटके की तान। आप कोई भी 5 इसमें से याद कर लीजिए, 3 पूछा है, आप 5 याद कर लीजिए। अब लघुतात्मक है, श्रीमल्ल संगीत, पहले तो के लेखक, भातखंडे तथा अध्यायों की संख्या लिखिए, सिर्फ संख्या लिखनी है आपको और डिटेलिंग नहीं लिखनी है। तो ये बुक आ गई आपकी श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम। ठीक है, किससे के द्वारा, यही प्रश्न है, श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम के लेखक, तो आप क्या लिखोगे, भातखंडे, बस इतना लिखना है। और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ के बारे में लिखा है, इस ग्रंथ 1909 से 10 में भातखंडे जी ने ग्रंथों का सृजन प्रारंभ किया, मतलब लिखना चालू किया। उन्होंने सर्वप्रथम श्रीमल्ल लक्षितम नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा, जो उन्होंने चतुर पंडित उपनाम से लिखा गया। अपना उपनाम क्या, भातखंडे ने लिख के क्या लिखा था उसमें, चतुर पंडित। इस संगीत की पुस्तक में रागों के वर्णन सप्तक के शुद्ध और 12 स्वरों का आधार पर किया गया था। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ की रचना मतलब सोमवार के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शक 1800 तदनुसार की गई थी। इस ग्रंथ का उद्देश्य मार्ग प्रशस्त करना, जिसके द्वारा राग लक्ष्य संगीत अर्थात प्रचलित संगीत का ज्ञान सुगमता से हो सके। ग्रंथकारों के अनुसार संगीत के शास्त्र पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष दोनों ही समन्वय करने वाली आधुनिक योगिन शिक्षा प्रणाली के लिए योग्य शिक्षकों का निर्माण तथा उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना इस ग्रंथ का ध्येय था। हाँ, तो ये हमारे से पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया ना, इसका आंसर श्रीमल्ल लक्ष्य संगीत ग्रंथ के लेखक व अध्यायों की संख्या। तो अध्यायों की संख्या यहाँ दे रखी है। श्रीमल्ल संगीतम में 2 अध्याय हैं, पहला अध्याय स्वर अध्याय, दूसरा अध्याय राग अध्याय। तो इतने ही आंसर लिखना है। लेखक भातखंडे जी, और इसके कितने अध्याय हैं, 2। पहले अध्याय का नाम है स्वर अध्याय, दूसरे अध्याय का राग अध्याय। इसकी डिटेलिंग आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, पर आपको मेन उसकी संख्या पूछी गई है, तो आप संख्या बता सकते हैं कि 2 अध्याय हैं इसमें और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और अध्यायों का नाम है स्वराध्याय और राग अध्याय। फिर समय सिद्धांत में संधि प्रकाश से क्या अभिप्राय है, जहाँ दिन और रात मिलते हैं उसे संधि प्रकाश राग बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है, ये देखिए बिल्कुल। संधि प्रकाश का अर्थ है प्रकाश का मेल। संधि प्रकाश उस समय को कहते हैं जब दिन और रात मेल होता है, अर्थात संधि प्रकाश समय 24 घंटे में 2 बार आता है, अर्थात सूर्यास्त से समय और सूर्योदय के समय। ऐसे ही समय पर गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। यहाँ तक आप उसको आंसर लिखना है बस। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के किन्हीं 2 शिष्यों के नाम लिखिए, सिर्फ शिष्यों के नाम पूछे हैं। देखिए ये प्रश्न आप ना 11वीं की बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के 2 शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर और कृष्णानंद व्यास, कोई से भी 2 शिष्य आप उसमें से निकाल लीजिए, क्योंकि 11वीं की बुक में से है। विष्णु दिगंबर जी की जीवनी दे रखी है, 12th में तो नहीं है इसका मेंशन, पर आप उसमें से पढ़ सकते हैं। देखिए 11वीं में या ग्वालियर घराने के अंदर आपको मिल जाएगा। ये देखिए विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। 12th में भी मिल गया आपको ये आंसर, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो पेज नंबर 14 पे आप देख लीजिए। ग्वालियर घराने के अंदर विष्णु दिगंबर पुलुस्कर थे। पुलुस्कर जी के शिष्यों के नाम पूछ रहे हैं। तो पुलुस्कर जी ने बम्बई में जाकर अपनी गायकी का प्रचार किया, जिसमें उनके शिष्य बने ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव आदि। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, पेज नंबर 14 पे इसका आंसर मिल जाएगा। आप उसमें से ये कर लीजिए। ये जो ग्वालियर घराने के जो तीनों कलाकार हैं, ये सब किसके शिष्य हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर। और उनका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, 11th में भी है और 12th में भी है, तो आप उसमें देख लीजिए। पर ये अपना प्रश्न 12th का पेपर है, 12th की बुक में से ही आएगा, तो ये 12th वाली बुक में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 14 पे आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ ये जीवनी के अंदर नहीं, घराने के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो आप ग्वालियर घराने के अंदर इनके आपको गुरु का नाम और उनके शिष्यों के नाम मिल जाएंगे। ये देखिए फ़ोटोज़ भी है विथ पिक्चर्स। देखिए दे रखा है तानपुर में अटी की उपयोगिता को समझाइए। अब ये अटी कहाँ है, तो ये रहा देखिए, ये लिखे हैं यहाँ पे सारे नाम लिखे, अटी या अटक। ये देखिए तानपुर में चारों तार कील से खुड़च। अब ये कील क्या है, खुड़च क्या है, पर होते हुए ऊपर जाते हैं। तो मैं आपको एक बार तानपुरी की जो डिटेलिंग है नहीं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे
एक कील गड़ी होती है तारों के नीचे, और यहाँ से खुड़स तक जो जाने का होता है ना प्रोसेस, उसके बीच में चारों तार कील के खुड़स पर होते हुए ऊपर की ओर सर्वथा हाथी दांत की एक पट्टी, जिस पर चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं, जिसे अटक या मेरू कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक हाथी दांत की पट्टी होती है। अब जैसे नीचे से तार लेके गए ये ऊपर तक, यहाँ पे जहाँ अटकाए हैं ना उससे अटकी या अटक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे चारों तार अटकाए जाते हैं ये। ठीक, आप इस चित्र को देख देख के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। वही मैंने आपसे कहा था राग परिचय याद करिए। राग भैरवी की पकड़ लिखी है तो आप राग भैरवी की पकड़ याद करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे म ग सा रे सा धा नी सा। ठीक है, ये राग भैरवी की पकड़ लिखने के बाद वृंदावनी सारंग का थाट, जाति व गायन समय लिखना है आपको। तो राग वृंदावनी का थाट कौन सा है? राग वृंदावनी कौन से थाट से उत्पन्न होती है? ये काफ़ी थाट से उत्पन्न होती है। और क्या पूछा है अपन से? जाति। तो इसकी जाति कौन सी है? ओड़ा वोड़ा। ठीक है, ये लिखे दो जाति ओड़ा वोड़ा। और हमसे गायन समय पूछा है तो ये गायन समय इसका मध्याह्न मतलब दिन का माना जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है तिट कत गदिगन, ये चौताल का ठेका है। तिट कत गदिगन उसी में आता है और जिसके नीचे 3 और 4 लिखा हो, लास्ट के वो जो वो है ना लास्ट का विभाग, उसमें आता है। या मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, आप ताले अच्छे से याद होती है तो ये देखिए तिट 3 लिखा है, कत गदिगन ये 4। ठीक है, और पंजाबी ताल के पहले और चौथे विभाग के बोल लिखिए। तो ये आपका पहला विभाग है, सेम ही है इसके पंजाबी के। ये आपका फर्स्ट, ये देखिए, ये धा धी क धा धा धी क धा धा धी क धा धा धी क धा, पहले और चौथे इसके ही बोल मिलने, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित किन्हीं 3 रागों के नाम बताइए। हमने कुमार गंधर्व की बुक के बारे में भी पढ़ा था अभी, अनूप राग विलास। अब उसमें उन्होंने ऊपर 3 राग लिखे हुए थे, नाम लिख दीजिएगा। अब उसी चैप्टर में से मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये देखिए नाम लिखे हुए हैं, मालवती, सहेली तोड़ी, अदमोहिनी, रियायती, भाव भैरव, लग्न गंधार इत्यादि। ये 4-5 राग याद के, तो आप किन्हीं 3 का याद कर लीजिए, 5 का याद कर लीजिए। लिख लिख के देखिए बेटा, तभी याद होगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत राज। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप जितने भी 23, 24, 22 और मॉडल पेपर, ये चारों के क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए और जाके पेपर दे आइए, आपका आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त परिचय वही लिखेंगे, किसके द्वारा कृत है, कौन से सन में कृत है। 28 से लेकर 33 अध्याय के बीच में संगीत का विस्तृत वर्णन किया गया है। 28वें में क्या है, 29 में क्या है, ये सब आप इसमें लिख दीजिए। जयपुर तथा ग्वालियर घराने की विशेषता बताएंगे। तो जहाँ विशेषताएँ आपको विशेषताएँ पढ़ के इसमें लिखवा देनी है। ठीक है, ये आपको लिखनी पड़ेगी विशेषताएँ। राग खमाज का आरोह अवरोह पकड़ लिखना है आपको, ये आपको बुक में मिल जाएगा। मैं आपको फिर भी ये तीनों प्रश्न थोड़े थोड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे बुक भी उठाने की ज़हमत नहीं उठाते उनको मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आंसर मिल जाएंगे। तो एक बार आप पढ़ ज़रूर ले लीजिएगा, इतनी ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा, नंबर आप ही के आएंगे, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, पढ़िए ज़रूर। ये नाट्यशास्त्र है जिसका संक्षिप्त परिचय आप दे सकते हैं कि नाट्यशास्त्र भारतीय संगीत का आदि व प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ मुख्य रूप से नाट्य पे लिखा गया है। संगीत नाट्यशास्त्र के 6 अध्यायों का संगीत से सीधा संबंध है। 28वें से लेके 28वें अध्याय में वाद्यों का वर्णन किया गया है। 29वें विभिन्न प्रकार की वीणा और उनके वादन विधियों के बारे में बताया गया है। 30वें अध्याय में सुषिर वाद्यों के बारे में बताया है। 21वें अध्याय में कला उसके विभिन्न तालों का वर्णन किया है। 32वें गायक व वादक के गुण बताए गए हैं और 33वें अवनत वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि बताया गया है। इतने ही आप 1-1, 2-2 लाइन लिख ले, बहुत है। इसमें वादन की 18 जातियाँ और वादकों के लक्षणों का वर्णन भी किया है। इस प्रकार इन 6 अध्यायों में 28-29 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं, मतलब, और किंतु इसके अतिरिक्त भी नाट्यशास्त्र का 6ठा और 7वां अध्याय संगीत के लिए बड़ा महत्व रखता है। 6ठे अध्याय में रस के बारे में बताया गया है और
रस की व्याख्या, मतलब ये आपने श्रृंगार रस, वियोग रस पढ़ा हो कभी, तो उस तरह को उसको रस कहा जाता है कि जैसे आप लोग विरह का गीत सुनते हैं तो अपने में विरह की भावना होती है, तो इसको उत्पन्न करने को ही रस कहते हैं। बाकी आप पढ़ के इनको लिख दीजिए। रस के देवता, भाव आदि की व्याख्या दी गई है। और उसके अलावा साथ ही 19वें अध्याय में स्वरों का रसों का विनियोग, 3 स्थान पे काकू आदि का वर्णन दिया गया है। तो आप ऐसे नाट्यशास्त्र के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था ग्वालियर तथा जयपुर घराने की विशेषताएं। तो देखिए विशेषताएं बस यहाँ नीचे ही लिखी हुई है। ग्वालियर घराने की विशेषता क्या है? जोरदार तथा खुली आवाज़ में गायन, और यही खुली आवाज़ में गायन जयपुर की भी है। ध्रुपद से गाया, सीधा तथा सपाट तान, बोल तानों की लयकारी व गंभों का प्रयोग। 5 है, 5 में से 5 आप याद कर लीजिए। और ये इसकी है खुली आवाज़ में गायन और आवाज़ बनाने की अपनी स्वतंत्र शैली, गीत की संक्षिप्त बंदिश, कलापूर्ण बंदिश, आलाप की बढ़त में छोटी छोटी तानों का प्रयोग तथा स्वर सौंदर्य पर विशेष बल व प्रचलित तालें। और राग खमाज का परिचय पूछ रहा है ये आपसे, तो आप परिचय वाले पे आ जाइए चैप्टर पे। देखिए ये रहा परिचय। इसमें आपको मैंने कहा है हमेशा मोटी मोटी 5 चीज़ें। एक थाट कौन सा है? खमाज। राग खमाज थाट से उत्पन्न हुई है, तो आरोह में शुद्ध नहीं लिखता है, अवरोह में कोमल नहीं लिखता है, शेष स्वर शुद्ध है। इसमें आरोह में रे वर्जित है, अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति क्या हो गई? षाडव संपूर्ण। आरोह में रे वर्जित होने की। और वादी स्वर गंधा, संवादी निषाद, और गायन समय राति का द्वितीय पैर। और ये आरोह अवरोह पकड़ आपको इसमें इन्होंने परिचय के साथ आरोह अवरोह भी पूछा है, तो ये आपको आरोह अवरोह पकड़ लिखने पड़ेंगे। सा ग म ध सा ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, नि ध प म प ध म ग। ठीक है बेटा, ये याद कर, ये जो गाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। रटना तो पॉसिबल वही लिख के रटो, और क्या पता है, वैसे गा के आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। और पाठ्यक्रम में से किसी राग की सरगम गीत या छोटा ख्याल जो आपने सीखा वो लिख दें आप नोटेशन समेत। और कुमार गंधर्व का जीवन परिचय लिखें, और एक ताल तथा किसी एक पे, या तो आप ताल का एक गुण या चौगुन, एक ताल या चौताल का ठेका दुगुन समेत लिख दें, या फिर आप कुमार मतलब दोनों तालों के बारे में लिखना है। और यहाँ पे सिर्फ कुमार गंधर्व की जीवनी लिखनी है जो आपसे हो सके। ठीक है, तो ये प्रश्न ख़त्म हो गए, ये इसके आगे का अपना नहीं है। तो ये 2023 का भी मैंने आपको पेपर सॉल्व करवा दिया है। आप इसे प्लीज़ लिख के, इसके आंसर तैयार करके लिख के जाएं, जिससे आपको अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।